हाय फ्रेंड्स। जो मैंने सिलेबस का कोर क्लासिफिकेशन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था यूपी टीजीटी साइंस का जो सिलेबस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। अभी मैं फिजिक्स की सीरीज ला रहा हूँ और केमिस्ट्री की सीरीज जस्ट इसके बाद आएगी। तो दोस्तों, जो फिजिक्स में मैंने पहला यूनिट पढ़ना सिखाया था कि कैसे आप अपने बेसिक्स, जो भी कैंडिडेट जिन्हें ये नहीं पता है कि इस तैयारी कहाँ से शुरू करें, उनके लिए भी वो वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी अगर वो उसे अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से उसे अगर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। मैंने वहां पर जो भी यूनिट दिए गए हैं, खास तौर पर मैंने पहले यूनिट पर कैसे आपको शुरू करनी है पढ़ाई, कैसे सिलेबस को समझना है, सिलेबस समझने से हमें क्या प्राप्त होता है, इवन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमें क्या सहायता मिलती है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। और वहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने दिखाया भी था कि कैसे अपने सिलेबस और पीवाईक्यूज के सहारे हम अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के सीरीज में मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ पहले यूनिट के, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न आने 100% तय है, उसी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन अभी करंट क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप इसे देखें, समझें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई अ, आपको समस्या लगती हो, तो आप अपनी समस्या को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना विचार साझा कर सकते हैं। या फिर अगर क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं 100% उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, जहां पर मैं हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, साथ में जितने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कम से कम हर क्वेश्चन के पीछे आपके चार कॉन्सेप्ट तैयार हो और चार फार्मूले तैयार हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। कह रहा है कि वह यांत्रिक राशि जिसकी विमाएं द्रव्यमान के व्युत्क्रम होती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रम होती है। दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप बताइएगा। आप पहले इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास, जिसके डायमेंशन में जो मास है वो इनवर्स के रूप में हो। मास किसके रूप में हो? इनवर्स के रूप में हो। तो ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसके पास मास इनवर्स के रूप में है दोस्तों? तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि जो पहला हमारा ऑप्शन है टॉर्क। टॉर्क के बारे में अगर बात करेंगे, तो टॉर्क जो होता है दोस्तों, आप देखिए, टॉर्क को कहा जाता है बलाघुर। टॉर्क को क्या कहा जाता है? बलाघुर। ये क्या होता है? ये एक फोर्स होता है जो किसी बॉडी को रोटेट कराती है। तो रोटेटिंग बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है, वही हमारी क्या होती है? टॉर्क कहलाती है। एक बॉडी को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? टॉर्क कहलाती है। टॉर्क को हम क्या किससे दर्शाते हैं? टाउ से। टाउ इक्वल टू होता है आर, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। जहां पर ये इसका वेक्टर फॉर्म है दोस्तों। सीधा सीधा कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। या तो हम इसे, अगर जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो आर एफ साइन थीटा होता है। ये इसके दो फार्मूले हैं दोस्तों। ठीक है। तो अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन टाउ की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ आर। आर क्या है? डिस्टेंस है जिसका डायमेंशन होता है एल। और एफ क्या है? हमारा फोर्स है जिसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा टाउ का डायमेंशन दोस्तों? टाउ का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जो कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित क्वांटिटीज हैं, इसमें से किसके पास, किसके डायमेंशन में एम इनवर्स आएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन हमारा है जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये पूछी भी जा सकती है। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसे हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि इसे कहा जाता है कैपिटल जी। कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या तो यहाँ से ही सीधा सीधा हम डायमेंशन निकाल लें, या तो हम इसके फॉर्मूले से निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कब मिलता है? जब कोई दो बॉडीज हो और जो सेपरेटेड हो एक डिस्टेंस r के द्वारा, इसका मास m1 हो, इसका m2 हो, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर डायमेंशन की बात करें, कैपिटल जी की डायमेंशन की बात करें, तो कैपिटल जी की डायमेंशन जो हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर एफ का डायमेंशन यानी फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे m l t-2, और ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस है एल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि एम इंटू एम एम स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों एम स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा m-1 l³ t-2। देखिए यही पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास एम इनवर्स है, वह यांत्रिक राशि जिसकी विमाएं द्रव्यमान की व्युत्क्रम होती है। द्रव्यमान की व्युत्क्रम कौन सा है हमारा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, तो सी जो ऑप्शन है इसकी अगर चर्चा करें, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आपको एल से भी दिखा ये रिप्रेजेंट मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जे से दिखाइए चाहे एल से दिखाइए। क्या होता है ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक लाइन में समझेंगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंट का अगर हम मोमेंट निकाल लें, तो वही हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है इस बॉडी के लिए, जिस रिक्वायर्ड बॉडी की हम बात कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखें, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर पी साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। इसे आप देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, आर क्रॉस पी। तो अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें, तो एल का जो डायमेंशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का? ये हमारा है डिस्टेंस आर, तो एल हो गया इसका। और जो पी है हमारा यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी, यानी कि एम एल t-1, ये इसका डायमेंशन होगा लीनियर मोमेंटम का, l m l t-1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा m l² t-1, m l² t-1। देखिए इसके पास m इनवर्स नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी आप इसे याद कर जाइएगा। इतनी बार प्रैक्टिस, अभी आगे कई क्वेश्चन ऐसे हम कराएंगे जिसमें बार बार आपको निकालना पड़ेगा, तो आप ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, अभी इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा अंतिम ऑप्शन है, को एफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो गुणांक है, उसमें चालकता का गुणांक है, इसे हम किससे दिखाते हैं दोस्तों? के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। और चूंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ से हमें मिलेगी? कोई अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग, ये मान लेते हैं स्लैब है यानी टुकड़ा है, कंडक्टिंग स्लैब किसी भी पदार्थ का, धातु का, और यहाँ से कोई हीट इसे दी जाती है, इसके एक एंड पर ये Q2 टेम्परेचर हो, यहाँ पर Q1 टेम्परेचर हो, और T समय ले रहा है, इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, थिकनेस कितना हो, L हो, तो जो फार्मूला निकल कर आता है Q/T इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 माइनस θ1 अपॉन एल। इसी को अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के की वैल्यू, के इक्वल्स टू क्यू इंटू एल अपॉन, के इक्वल्स टू क्यू इंटू एल अपॉन ए θ2 माइनस θ1 इंटू टी।
तो दोस्तों अगर हम इसका यूनिट की बात करें, तो चूंकि ये जो है हमारा क्यू क्या है, हीट है। क्या है दोस्तों, ये हमारा हीट है। उष्मा जो दी गई है, पर यूनिट टाइम दी जाती है जो उष्मा, वो है। और जो यहाँ पर टी है, ये सेकंड, ये टाइम बताता है। ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब इस टुकड़े का है। लेंथ क्या, ये एल क्या है, लेंथ है। इसकी थिकनेस, स्लैब की थिकनेस क्या है। और थीटा टू माइनस थीटा वन, ये टेम्परेचर डिफरेंस है इसके एंड की, किनारों पर जितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से पर यूनिट टाइम पर कितना हीट यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट तक फ्लो हो रहा है, वही ये को एफिशिएंट हमें रिप्रेजेंट करता है कि भाई इसके पास, इस स्लैब के पास कितनी क्षमता है कि वो कितने हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है। यानी कि उसकी चालकता को बताता है, कितना कंडक्टिंग है। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ही कंडक्टिव कंडक्टिव बॉडी है, यानी कि गुड कंडक्टर है। अगर के की वैल्यू कम होगी तो बहुत ही बैड कंडक्टर है। जैसे के की वैल्यू लकड़ी के लिए कम होती है, प्लास्टिक के लिए कम होती है, तो वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं। तो अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, तो यूनिट की बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू। क्यू को हम मेजर करते हैं जूल में, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। और जो यहाँ पर टाइम है, इसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ये हो जाता है वाट, जूल पर सेकेंड वाट हो जाता है। और ये एक एम और एक एम से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाट पर मीटर केल्विन। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट पर मीटर के केल्विन। ये इसका एस आई मात्रक हो जाएगा, यानी कि एस आई यूनिट हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं इसी पॉइंट से, क्योंकि ये हीट का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और नीचे क्या बचा है, एल मीटर है तो एल बच गया है, और यहाँ पर केल्विन है। और ये जो सेकंड है, इसको टाइम से लिख देते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा एम एल, और ये जो टी है, ये हो जाएगा टी माइनस थ्री के इनवर्स। एम एल टी माइनस थ्री के इनवर्स, ये इसका दोस्तों आएगा, डायमेंशन आएगा को एफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। ये क्वेश्चन पूछी गई है, अभी हाल फिलहाल 2022 में एग्जाम हुआ था, एक दूसरी परीक्षा का है, तो उसमें ये पूछा गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, उसके पीछे जो चार ऑप्शन है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके चार और कॉन्सेप्ट, साथ साथ फॉर्मूले, सारी चीजें रिवीजन हो सके, आराम से रिवाइज हो सके। तो दोस्तों जो अगला हमारा न्यूमेरिकल है, वो है द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर इज। ऐसा कौन सा भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र दाब के समान है, जिसका विमीय सूत्र क्या है, दाब के समान है। तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों, कि इसमें से कौन सा ऐसा ऐसा इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के समान है। प्रेशर, तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये कैसे आया है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो चूंकि हम फोर्स और एरिया रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है एम ए। क्या होता है दोस्तों, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम। और एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, यानी कि एम एल टी माइनस टू, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है मोमेंटम, दूसरा है दोस्तों मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब मोमेंटम लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, यानी कि एम एल टी माइनस वन, जो कि हमारा इनकरेक्ट आंसर है। तीसरा सी, तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों, वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई इक्वल्स टू होता है
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो दोस्तों आप जानते होंगे जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन ये क्या होता है? जैसे अगर कोई हमारी एक लेंथ ले लेते हैं, ये रबर का लेंथ है मान लेते हैं, आप इससे हम फोर्स लगाकर इसके लेंथ को कुछ बढ़ा देते हैं, ये इसका कैपिटल मान लेते हैं, इसे स्मॉल मान लेते हैं, तो चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल किसका फॉर्मूला होता है? स्ट्रेन का होता है। क्योंकि लेंथ मीटर में, ये भी मीटर में ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए जो स्ट्रेन का यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता, और डायमेंशन लेस होता है। तो हम स्ट्रेन की बात को हटा देंगे, तो जो यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा, और स्ट्रेस इक्वल टू होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं, चाहे रीस्टोरिंग फोर्स कहें या फोर्स कहें, एक माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि जो फोर्स हम लगाते हैं किसी बॉडी को उसके चेंज लाने के लिए, फिर बॉडी अपनी शेप और साइज को रीगेन करने के लिए जो फोर्स उसकी इंटरनल मॉलिक्यूल्स लगाती है, वही रिस्टोरिंग फोर्स है। हालांकि फोर्स होता है इसीलिए इसको भी न्यूटन में मेजर करेंगे, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? यम एल टी माइनस टू, और इसका एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। को एफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, को एफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि यहाँ पर ईटा की बात कही जा रही है, यहाँ पर क्या कही जा रही है? ईटा की बात की कही जा रही है। आप पढ़े होंगे, आप आगे चलकर पढ़ेंगे भी इस लेक्चर सीरीज में, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जब मैकेनिक्स की बात आएगी, लिक्विड फ्लो की बात आएगी, तो वहां पर मैं आपको कराऊंगा कि श्यानता गुणांक क्या होता है। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, श्यानता गुणांक को आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एफ इक्वल्स टू सिक्स पाई ईटा आर वी, सिक्स पाई ईटा आर वी। यहाँ से आप ईटा की, ये जो है हमारा ये को एफिशिएंट है विस्कोसिटी की, यहाँ से आप ईटा की यूनिट और डायमेंशन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ईटा का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा? फोर्स के डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ आर और डायमेंशन ऑफ वी। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टी माइनस वन। तो दोस्तों ये आप ईटा की जो डायमेंशन आएगी आप इसे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, समतलीय कोण एवं घन कोण में होता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए कि समतलीय कोण में क्या होता है, घन कोण में क्या होता है, यानी प्लेन एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में क्या होता है। तो दोस्तों प्लेन एंगल की अगर हम बात करें, तो जो हमारा प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है? वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि कोई सर्कुलर पाथ पर इस सेंटर से जितना एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसे किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं दोस्त? रेडियन में मेजर करते हैं। तो इसका तो यूनिट तो होता है, क्या यूनिट होता है? रेडियन। लेकिन रेडियन का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता है। तो रेडियन क्या है? डायमेंशन लेस है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो, ये देखिए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, और कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में ही रच बस जाएगी। तो दोस्तों ये सॉलिड एंगल जो होता है ये क्या होता है? आर्क अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इससे किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन। तो यूनिट तो होता है, यूनिट तो होता है, लेकिन डायमेंशन क्या होता है? नहीं होता है। यानी कि ये क्या होता है? डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है दोस्तों? डायमेंशन लेस होता है। तो जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं यूनिट्स तो होते हैं लेकिन नो डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ई बाई जी का डायमेंशन क्या होगा? कह रहा है अगर ई ऊर्जा को दिखाता हो और जी क्या है?
गुरुत्वाकर्षण नियतांक को दिखाता हो तो E/G की विमा क्या होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर ई की, अगर हम विमा की बात करें, एनर्जी एनर्जी को, बीमा क्या, एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, और उसकी बीमा क्या होती है mL²T-2। और जी की बीमा क्या होती है दोस्तों, m-1L³ T-2। अभी ऊपर ही मैंने यहाँ पर निकाला हुआ था, आप देख पाएंगे, जो ऊपर मैंने निकाला था यहाँ पर m-1L³ T-2, ये क्या है हमारा दोस्तों, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों m² L⁻⁻1 और t के पावर 0, m² L⁻⁻1 t के पावर 0। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, और बिना बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट केवल, अगर रोट लर्निंग से आप कंपटीशन को फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक उन कॉन्सेप्ट्स को आप यूटिलाइज करके उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें, या तो दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर जाना। तो यहाँ पर मैं वही कराना चाहता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें जितने भी संभावित कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको आप तक साझा कर सकूं। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशंस mL⁻² A⁻⁻2 बिलोंग टू, इसमें कह रहा है इन चारों में से इसकी डायमेंशन mL⁻² A⁻⁻2 के बराबर होगी। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट किस फार्मूले में हमें देखने को मिलता है, ऐसे सोचिएगा इसको। तो आप देखेंगे कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल हो, एक का चार्ज Q1 दूसरे का Q2, और उनके बीच डिस्टेंस क्या हो, R हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की अगर हम फार्मूला निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों Q1 Q2/4 पाई F × R²। यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की। क्या हो जाएगा, Q मेजर किया जाता है कूलाम में, चार्ज जो है कूलाम में मेजर किया जाता है, और कूलाम का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए टी। ए टी क्यों लिखते हैं, क्योंकि आई इक्वल्स टू होता है Q/T, यानी Q = हो जाएगा I × T। आई को एम्पियर में मेजर करते हैं और टाइम को कैपिटल टी में, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा चार्ज का, ए टी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए टी। और नीचे ये 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ फोर्स है तो mL⁻² हो जाएगा फोर्स का, और ये हो जाएगा L²। तो अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा ऊपर A² T², और नीचे हो जाएगा mL³ T⁻²। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, ये m ऊपर, जब आप इसे ले जाएंगे तो m⁻⁻1, ये l ऊपर जाएगा तो l⁻⁻3, और t ऊपर जाएगा तो t⁻4, और एल, ये जो है A² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर²। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आई है, यानी कि जो डायमेंशन होगी एप्सिलॉन नॉट की वो यही होगी। और दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स। चूंकि ये आंसर तो होगा नहीं, चूंकि हमारा क्या पूछ रहा है, mL⁻² A⁻⁻2 पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों ये देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइव एम से भी दिखाते हैं या 5D से भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, अगर कोई प्लेन शीट हो और जिसका एरिया ए हो, और यहाँ कोई मैग्नेट रखा गया हो, और यहाँ से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे क्रॉस होकर जा रही, ठीक है दोस्तों, क्रॉस होकर जा रही है, तो यही ये बताता है कि इस एरिया से, इस जो प्लेन एरिया है, इस एरिया से कितने
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वही क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है दोस्तों। वही क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो फाई इक्वल्स टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फाई क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। जो थीटा है वो ए और बी के बीच क्या है? एंगल है। यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड का, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, और आई का होता है एम्पियर, और एल का होता है, लेंथ का होता है एल। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एम टी पावर माइनस टू, एल एल कैंसिल हो गया, ए पावर माइनस, जो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है। इसी में एरिया भी ऐड कर देंगे। तो एरिया भी जब हम ऐड करेंगे तो जो डायमेंशन आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हो जाएगा एम टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस वन। और एरिया को एल स्क्वायर डायमेंशन होता है, एल स्क्वायर। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं। लेकिन फिर भी ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखने वाली है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और इस पर सवाल बनते हैं, और साथ में ये जो उसका डायमेंशन है ये होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। वेबर क्या है? वेबर में मापते हैं। साथ में एक चीज और इसमें पॉइंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट यूज होता है दोस्तों। अगला हमारा जो ये जो विकल्प है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। सेल्फ इंडक्टेंस, इसे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं? स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कोई कॉइल है, कोई कॉइल है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों? आई फ्लो कर रहा है। तो इस करंट में होने वाले बदलाव का ये जो कॉइल है क्या करती है? अपोज करती है। अपोज करती है। और इसी के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईएमएफ जो यहाँ से ईएमएफ जनरेट होता है उसका जो फार्मूला होता है ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है दोस्तों? ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यानी कि ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल इक्वल टू ई डी टी अपॉन डी एल। ई डी टी अपॉन डी एल। तो ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो किसमें मेजर किया जाता है? जो दोस्तों मेजर किया जाता है हमारा वोल्ट में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। और जो टाइम है वो सेकंड में मेजर किया जाता है, आई एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से रख के हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसे निकाल के बताइएगा। जो हमारा राइट आंसर होगा, अब तीन आंसर को आप इसे सॉल्व करिएगा। जो चौथा ऑप्शन है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। कोई मीडियम है, इस मीडियम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो उसकी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है दोस्तों। वही उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। आइए निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या डायमेंशन होती है? तो दोस्तों एक चीज देखिएगा, तो ये जो है हमारा, ये वोल्ट होता है। वोल्ट को हम डायमेंशन क्या लिखते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू बाई क्यू लिखते हैं।
और डब्ल्यू का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू का डायमेंशन होता है 18। तो यहाँ पर जो डायमेंशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन इंटू ये जो टाइम का डायमेंशन टी और साथ में आई का डायमेंशन होता है एन की। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों डायमेंशन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन कितना हो गया दोस्तों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। डी ऑप्शन क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन निकालिए। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन जो होती है दोस्तों ये म्यू नॉट होती है। और म्यू नॉट आप जानते होंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू जो है एक 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, साथ में यूनिट होती है। तो ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की एक और फार्मूला होती है, आप उसे ध्यान से लिखिएगा। एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल और मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये हमारी क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस से ये फार्मूला निकाली गई है। एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू स्मॉल एल और हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ए। तो यहाँ से जो म्यू नॉट की वैल्यू आएगी एल की वैल्यू कितनी हमारी आई है सेल्फ इंडक्टेंस की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। और ये डायमेंशन जो लंबाई की डायमेंशन क्या होती है एल होती है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स इसका कुछ नहीं होगा। और ए क्या है हमारा ए है एरिया एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एम एल टी माइनस टू ए पावर माइनस टू। ये क्या डायमेंशन आई है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की आई। क्या आई है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये हो गया हमारा राइट आंसर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकीय पारगम्यता। तो दोस्तों ये चार कॉन्सेप्ट आपके तैयार हुए और चार फार्मूले इसमें जो भी चीजें थी मैंने इससे रिलेटेड सारी चीजें एक्सप्लेन यहाँ पर कर दी हूँ। और ये सारी चीजें आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये आपके दिमाग में रचती बसती चली जाएगी और इसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए मेरे साथ मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो कि मैं एग्जाम हॉल में ये सारी चीजें फेस किया हूँ। और अगर इतना प्रैक्टिस न किया हो कोई इंसान कोई स्टूडेंट तो शायद वो एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो वो गलतियां स्वाभाविक है। आप क्वेश्चन जरूर गलत करके आएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। आप क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रांग करिए और साथ साथ जो भी फार्मूले हैं उनको भी रिवाइज कर जाइए। तो दोस्तों ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चला रहा हूँ, आप इसे जरूर देखिए अंत तक वीडियो में देखिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी लगती है आप कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि फोर्स एक्सीलरेशन एंड टाइम आर चूजन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताइए। करा यदि बल त्वरण और समय को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। ऊर्जा की विमा यानी एनर्जी। एनर्जी की विमा हम जानते हैं क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन कब जब मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माना गया है। लेकिन जब फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाए तब डायमेंशन क्या होगा एनर्जी को। तो इसको निकालने के लिए दो दो मेथड है दोस्तों उसका उपयोग आप करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं दो मेथड बताऊंगा
और जिसमें से पहला जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप तेजी से अगर इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आप आसानी से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सभी करेंट अपडेटेड क्वेश्चन है। यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे भी गए हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये सभी एप्लीकेटिव पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कर देंगे एफ पावर अल्फा ए पावर बीटा और टी पावर गामा। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू पावर अल्फा, और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू पावर बीटा, और टाइम का होता है टाइम टी पावर गामा। तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो एम पावर अल्फा, और कहीं एम इधर है नहीं राइट साइड, तो एल पावर अल्फा और हो जाएगा प्लस बीटा, और टी की पावर हो जाएगा माइनस दो अल्फा माइनस टू बीटा प्लस गामा। इक्वेट करा लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड क्या करना है दोस्तों, इक्वेट करा लेना है जो पावर से एम एल टी के। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल वन आ जाएगा, और हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू है, तो अल्फा की वैल्यू वन, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और तीसरा जो है माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस टू है, तो यहाँ पर माइनस टू प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये चार इधर जाएगा तो चार में से दो गया दो, तो गामा की वैल्यू टू और बीटा की वैल्यू वन, अल्फा की वैल्यू वन। तो ये जब हम पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमें ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ के पावर वन और ए के पावर वन और टी के पावर स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर। तो एफ ए टी स्क्वायर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। जो स्ट्रेस होता है दोस्तों, वो स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स, ये कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। हालांकि इसकी जो डायमेंशन होगी वो फोर्स के बराबर ही होती है, तो आप ध्यान देंगे। इससे आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर बताइएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन फोर फाइव सेवन नॉट। तो कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इन तीन सी जी एंड ई स्क्वायर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों के मिलाने से बनता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है उसका डायमेंशन क्या आ रहा है, लेंथ के डायमेंशन के बराबर आ रहा है। तो बताइए सी जी ई स्क्वायर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों क्या काम करेंगे, पहले वाले ही कॉन्सेप्ट की तरफ इसको भी सॉल्व करना है। और पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये आपको बताया था कि जहां पर आप एनर्जी को इस रूप में क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे और फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर आप ये नहीं काम करते हैं तो आप सीधे चारों ऑप्शन में क्या काम करना है, एफ ए और टी के डायमेंशन को रख देना है, जिसमें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का डायमेंशन मिल जाए वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे एफ है, एफ में क्या रखेंगे, एम एल टी माइनस टू, चूंकि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और साथ में ये हो जाएगा ए का ए का क्या डायमेंशन है दोस्तों, ए है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू, और साथ में ये है टाइम, टाइम स्क्वायर। अब देखिए ये दो और दो टाइम टाइम कैंसिल हो गया, टी पावर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एम एल 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 स्क्वायर टी माइनस टू, यही हमारा एनर्जी है। तो इसीलिए हमारा तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। तो लेकिन ये आपको चारों ऑप्शन में पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करे रहेंगे तो ये भी मेथड बहुत कारगर साबित होती है, अगर आपके पास समय कम है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतनी हो गई है और धीरे धीरे सुविधाएं सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा अगर आप अपनी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी अच्छे रैंक से। अगर आप अच्छे रैंक से आप एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं तो कॉलेज चॉइस के समय आपको कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा, कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि आयोग अपने मन से कॉलेज आपको अलॉट करेगा, जो कि बहुत ही कठिन साबित हो सकती है आपके भविष्य के लिए। अगर आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं
तो उसके लिए आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, और रैंक तभी अच्छी होगी जब आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, खास तौर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने होंगे। और मैं दोस्तों इस ये जो सीरीज चला रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही सीरीज चला रहा हूँ, खास तौर पे उन टॉपिक्स का। हर यूनिट के उस टॉपिक का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और कम से कम 100-200 क्वेश्चन हर टॉपिक के पीछे कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये मैंने जो बताया था कि अगर सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तीनों को मिलाया जाए तो डायमेंशन ऑफ लेंथ प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, और ये किससे बन रही है, सी के पावर अल्फा और जी के पावर बीटा और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर गामा, इन तीनों से बन रही है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है, एक ही, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन हो गई। ये सी है, सी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी Lt-1, Lt-1 पावर अल्फा। और ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3T-2, ये हो गया बीटा। और साथ में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ई हमारा क्या है, ई दोस्तों है हमारा, ई है चार्ज, ई है चार्ज, और चार्ज को मापा जाता है, मेजर किया जाता है कूलाम्ब में, किसमें, कूलाम्ब में। और कूलाम्ब को क्या लिख सकते हैं, एटी, क्या डायमेंशन होता है चार्ज का, एटी। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मैंने डायमेंशन निकालना बताया था दोस्तों आपको, कि एफ इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो Q1 Q2 को कहते हैं 80, और ये जो एफ है वो आ जाता है MLT-2, और साथ में एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी, एम ऊपर जाएगा M-1, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये एल स्क्वायर है, एल क्यूब, मतलब कि एल पावर -3, और साथ में ये ये हो जाएगा टी के पावर, ये दो पावर यहाँ पर हो जाएंगे, साथ में जाएगा T⁴, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारा रियल एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू वाली है यही आती है, M-1, एल के पावर -3, और टी के पावर 4, और ए स्क्वायर। तो यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर देना है दोस्तों, M-1 L-3, L-3 टी के पावर 4, ए का स्क्वायर, ये है। और टोटल ब्रैकेट हम लगा देंगे अपना जो पावर गामा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एल पावर हो जाएगा अल्फा, टी के पावर माइनस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा एम के पावर -बीटा, एल के पावर 3 बीटा, और टी के पावर -2 बीटा। इसमें इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई, ये दोस्तों ऊपर जाएगा एम, तो एम पॉजिटिव हो जाएगा। एल के पावर -3 है, तो एल क्यूब हो जाएगा, साथ में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टी है, टी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों -2, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ML³ T-1, ये पावर गामा हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एल के पावर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, क्या हो जाएगा, 3 गामा। ये एल की बात हो गई। और जो हमारा एम है, एम की बात अगर करें तो एम है, तो एम बराबर हो जाएगा -बीटा और प्लस गामा, और
जो टी है, टी बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू गामा, और जो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई पावर गामा। अब ये हम दोनों साइड से एम एल टी के पावर्स को इक्वेट करेंगे, तो इस साइड क्या है, एम पावर 0, एल पावर 1, टी पावर 0। इक्वेट अगर करेंगे तो हमें एम का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, यानी कि बीटा इक्वल्स टू गामा, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा है अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 1, और तीसरा वैल्यू है माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू है गामा, तो जहाँ पर बीटा है वहां पर गामा पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस 3 गामा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस 6 गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसमें हम पुट करते हैं माइनस अल्फा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस अल्फा -4 गामा इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो माइनस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 गामा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू -4 गामा। इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, -4 गामा प्लस 6 गामा इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 2 गामा इक्वल्स टू 1, यानी कि गामा इक्वल टू 1/2। तो गामा इक्वल्स टू 1/2, तो बीटा इक्वल्स टू 1/2, ये दो वैल्यू आ गई। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -4 इंटू 1/2, यानी कि हो जाएगी -2। अल्फा की वैल्यू -2, और इसी को क्या करना है, इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के पावर अल्फा। सी के पावर अल्फा मतलब C-2, और जी के पावर बीटा यानी 1/2, और तीसरा है E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर गामा यानी पावर 1/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/c² ब्रैकेट में जी इंटू E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है GE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए, तो दोस्तों या तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ सीधा सीधा पुट कर देंगे जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन, जी का डायमेंशन, ई का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ये सब सॉल्व करने के बाद जो हमारा एल के डायमेंशन के बराबर अगर आंसर आता है वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोनों आप मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको सुइटेबल पड़े, लेकिन प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी ये दोनों सॉल्व हो पाएंगे। ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन, इफ एनर्जी velocity and time are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। यार दोस्तों देखिए, ये जो सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में क्या लिया गया हो, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम लिया गया हो, वही पहले वाले कॉन्सेप्ट्स के आधार पर है। इसे आप प्रैक्टिस करिएगा और जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं पुटिंग मेथड बताया था कि अगर एनर्जी और वेलोसिटी और टाइम इन सब का जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर यानी लेंथ मास टाइम के आधार पर रखें, और पृष्ठ तनाव का जो बीमा होगा, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन, इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल टू होता है F/m। क्या होता है दोस्तों, F/l होता है, और इसको यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/t-2 अपॉन, तो L कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा m/t-2। जिस भी ऑप्शन में एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम रखने पर m/t-2 आ जा रहा है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे पुट करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लैंक कांस्टेंट
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। बिल्कुल उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन तीनों के फंडामेंटल कांस्टेंट मान लिया जाए तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो लेंथ की डायमेंशन को बताता है। तो इसके लिए भी दो तरीका है, वही है, एक तो इस तरीके से आप पुटिंग मेथड के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप उसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, एल के डायमेंशन की प्रोपोर्शनल होगी, और जो यहाँ हो जाएगा एच पावर अल्फा, सी पावर बीटा और जी की पावर गामा हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेमडा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन एम है, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा एम ई। डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है यहाँ से, तो एच का जो डायमेंशन होगा, लेमडा का होता है एल और एम का होता है एम और भी का होता है एल टी माइनस ए। तो ये डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों, एम एल स्क्वायर टी माइनस। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप किसी भी मेथड से बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। और सी का क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी वेलोसिटी एल टी माइनस वन पावर बीटा, और जो जी है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू पावर गैमा। अब आप इसे यहीं से इक्वेट करा लीजिए, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में ये रच बस जाता है। तो एम पावर अल्फा, और इसमें तो एम है नहीं, गामा ये हो जाएगा माइनस गामा। एल क्या हो जाएगा, एल के पावर टू अल्फा, एल के पावर प्लस बीटा और एल के पावर प्लस थ्री गामा। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा तो एल हो गया, तीसरा जो है हमारा टाइम है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा। तो यहाँ से जब हम इक्वेट कराएंगे तो इधर एन पावर जीरो है, एल पावर वन है, टी के पावर वन, एम के पावर जीरो है, तो मतलब अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू गामा। एक रिलेशन ये आ गई दोस्तों। और दूसरी क्या है, दूसरी हमारी आएगी टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थ्री गामा इक्वल टू वन। और तीसरी जो आएगी माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा इक्वल टू माइनस टू गामा इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू गामा है, तो टू इसे इनपुट कर दीजिए, टू गामा प्लस बीटा प्लस थ्री गामा इक्वल्स टू वन, यानी कि फाइव गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस गामा माइनस बीटा माइनस टू गामा इक्वल्स टू जीरो, हो जाएगा माइनस बीटा माइनस थ्री गामा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि माइनस बीटा इक्वल्स टू थ्री गामा, माइनस बीटा इक्वल्स टू थ्री गामा, यानी कि बीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री गामा, बीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री गामा। इसी में पुट कर दीजिए, जब इसमें आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव गामा माइनस थ्री गामा इक्वल्स टू वन, ये हो जाएगा टू गामा इक्वल टू वन, गामा इक्वल टू वन बाई टू, गामा इक्वल्स टू वन बाई टू। तो अल्फा की वैल्यू वन बाई टू ये भी हो जाएगा, गामा की वैल्यू आ गई। तो बीटा इक्वल टू है माइनस थ्री इंटू गामा, यानी वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एच पावर अल्फा, एच पावर वन बाई टू, सी के पावर बीटा माइनस थ्री बाई टू, और जी के पावर गामा यानी वन बाई टू। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी के पावर थ्री बाई टू, एच के पावर वन बाई टू, जी के पावर वन बाई टू, यानी कि एच जी अपॉन सी। यही मेरा राइट आंसर होगा, एच जी अपॉन सी पावर क्यू। ये लेकिन होल रूट में होगा, अगर रूट हम नीचे से हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एच जी अपॉन सी के पावर थ्री बाई टू, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही आपको करना है, तो सीधे आप डायरेक्टली वो फार्मूला पुट कर सकते हैं, जिससे आप ये सारी चीजों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपने अगले कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, और मैं डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस पर कराऊंगा, जो उसके एप्लीकेशन है उस पर कराऊंगा, यूनिट कन्वर्जन पर कराऊंगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन डायमेंशन का और उसके एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेटिव पार्ट का कोई भी मिस ना हो। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी लगती है तो आप जरूर निसंदेह आप कमेंट सेक्शन में अपना
विचार रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो मैं उसकी आंसर और रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।